ओके, ठीक है भाई। तो लास्ट अपन ने नेफ्रॉन के दो प्रकार देखे थे। एक ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले लंबा था, उसको अपन ने क्या कहा था, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और एक वो नेफ्रॉन थे जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा था, जिसको अपन ने क्या कहा था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो सबसे पहले आज अपन यहां पर देख लेंगे नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है, अच्छा अब एक मिनट भाई, अब एक मिनट, पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, नेफ्रॉन की संरचना। हमको इतनी, एक मिनट, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अपन क्या कहते थे, नेफ्रॉन। अब एक मिनट याद रखेंगे, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में ये कप आकार की जो संरचना है, इसे हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो ये कप आकार की संरचना है उसे कहते हैं बोमेन संपुट। फिर ये बोमेन संपुट, ये देखो दो तरह की कुंडलित नलिकाओं में खुल रहा है। एक होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका और एक आपके पास दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये कुंडलित नलिकाओं को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल यानी समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, और दूर वाली क्या कहलाती हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। और इनके बीच में ये जो है, इसे हम क्या कहते हैं, हेनले के लूप। क्या क्या बात हो रही है, नेफ्रॉन की संरचना की बात हो रही है। नेफ्रॉन में कप आकार की संरचना क्या कहलाएगी, बोमेन संपुट। उसके बाद दो तरह की कुंडलित नलिकाएं हैं, पहली वाली क्या कहलाएगी, समीपस्थ, दूसरी वाली क्या कहलाएगी, दूरस्थ। इसके बीच में आपके पास क्या है, हेनले का लूप। और ये जो लंबी नलिका है इसे हम कहते हैं संग्रह नलिका। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो लाल लाल है, हमारे पास धमनी आएगी और किडनी की तरफ जो धमनी आएगी उसे हम क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। जो धमनी रुधिर किडनी तक लेकर आएगी उसे हम क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी या धमनी किस में विभाजित होगी, दो तरह के आर्टीरियोल। एक जिसे हम कहते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल, जो रुधिर लेकर आ रहा है। ये एफरेंट आर्टीरियोल किस में विभाजित होगा, केशिकाओं के गुच्छे में, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस कुछ नहीं है, रुधिर केशिकाओं का गुच्छा है। तो रुधिर केशिकाओं के गुच्छे को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। फिर ये ग्लोमेरुलस से कौन सा आर्टीरियोल निकलेगा, इफरेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल। ये इफरेंट आर्टीरियोल निकलकर देखो
ये क्या बनाएगा यहां पर, इन्हें हम कहते हैं पेरिटिब्यूलर केशिकाएं। इन केशिकाओं को हम क्या कहते हैं, पेरिटिब्यूलर केशिकाएं। और पेरिटिब्यूलर केशिकाओं का नीचे वाला हिस्सा देखो, जो बड़ा और यू आकार की संरचना बना रहा है, ये बड़ा यू आकार की संरचना बना रहा है, उसे हम कहते हैं वासा रेक्टस। ठीक है, एक बार वापस देखो, काले में आपके पास नेफ्रॉन की संरचना है, कप आकार के नेफ्रॉन, ये जो कप आकार की संरचना है इसे कह दिया बोमेन संपुट। बोमेन संपुट से जो पहली कुंडलित नलिका निकली उसको अपन ने कहा समीपस्थ, उसके बाद हेनले के लूप, उसके बाद डुरस कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। अब उसके बाद आपके पास कौन सी धमनी है जो रुधिर लेकर आएगी किडनी में, रीनल आर्टरी। ये धमनी किसमें विभाजित होगी, एफेरेंट आर्टीरियोल। एफेरेंट आर्टीरियोल को अपन ने मोटा बनाया है और इफेरेंट आर्टीरियोल को पतला बनाया है। ये याद रखना है, ये जरूरी है, क्योंकि किसका व्यास ज्यादा होगा, एफेरेंट आर्टीरियोल का व्यास यानी डायमीटर ज्यादा है और इफेरेंट आर्टीरियोल का व्यास या डायमीटर कम है। हम देखेंगे ये निस्यंदन या फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी है। किसका डायमीटर बड़ा होना चाहिए, एफेरेंट आर्टीरियोल, किसका कम होना चाहिए, इफेरेंट आर्टीरियोल। फिर जो केशिकाओं का गुच्छा है, केशिकाओं के गुच्छे को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो एफेरेंट आर्टीरियोल आया, केशिकाओं का गुच्छा कौन सा है, ग्लोमेरुलस, फिर उससे क्या निकला, इफेरेंट आर्टीरियोल, और ये केशिकाएं निकली। इन केशिकाओं को क्या कहते हैं, पेरिटिब्यूलर केशिका। और एक बड़े यू आकार की रुधिर, ये यू आकार का जो रुधिर वाहिका है, यू आकार का रुधिर वाहिका, इसे हम क्या कहते हैं, वाजा रेक्टस। और आगे जाकर ये किस में खुल जाएंगी, शिराओं में। आगे चलकर ये किस में खुलेंगी, शिराओं में। अब एक एक करके क्या चीज ध्यान में रखनी है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। ये बोमेन संपुट है कप आकार का, उसके अंदर रुधिर केशिकाओं को क्या कह दिया, ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिलाकर हम किस नाम से जानते हैं, मालफीजियन काय। इसको आप मालफीजियन काय भी कह सकते हो, इसे आप रीनल कॉर्पसल्स भी कह सकते हो। तो क्या ध्यान में रखना है, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, इन दोनों के गुच्छे को क्या कहेंगे, मालफीजियन काय या रीनल कॉर्पसल्स। फिर एक संरचना आपको और ध्यान में रखनी है यहां पर, ये मैंने लाइन खींची है, ये लाइन खींची है, मतलब ये लाइन के बाहर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये किडनी का वल्कुट या कॉर्टेक्स हिस्सा है, और अंदर वाला हिस्सा कौन सा है, मेड्यूला। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नेफ्रॉन की कौन कौन सी संरचना वल्कुट क्षेत्र में मिलेगी, नेफ्रॉन की कौन कौन सी संरचना वल्कुट क्षेत्र में मिलेगी, बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, डुरस कुंडलित नलिका। तो बोमेन संपुट, पीसीटी, डीसीटी किस क्षेत्र में होंगे, वल्कुट में। और कौन सा क्षेत्र मेड्यूला तक विस्तारित होगा, लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले लंबा है, और लूप ऑफ हेनले लंबा होगा तो उसमें जितना लूप ऑफ हेनले लंबा होगा उतना रुधिर वाहिका को ज्यादा घूमना पड़ेगा, और जब रुधिर वाहिका ज्यादा घूमेगी मतलब यू आकार बनाएगी, तब उसे क्या कहेंगे, वाजा रेक्टस। इसलिए अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि वाजा रेक्टस लंबे लूप ऑफ हेनले में देखा जाएगा या छोटे, लंबे लूप ऑफ हेनले, यानी कौन से नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है। आपने देखा होगा जहां पर चौराहा बहुत छोटा होता है वहां पर यू टर्न भी छोटा होगा, जहां पे चौराहा बड़ा होगा वहां पर यू टर्न भी बड़ा होगा। तो जब लूप ऑफ हेनले लंबे होंगे तो बड़ा यू आकार की रुधिर वाहिका होगी, जिसे क्या कहेंगे, वाजा रेक्टस। और अगर लूप ऑफ हेनले छोटा है तो उसमें वाजा रेक्टस नहीं के बराबर होगा। बना लो। और क्या हाल है, बढ़िया है, टेस्ट वेस्ट बढ़िया हुआ, अरे टेस्ट वेस्ट बढ़िया हुआ सबका या नहीं,
हैं? हाँ, दे इस टेस्ट में चैप्टर कितने आ रहे हैं? संडे टेस्ट में टेस्ट सीरीज वाला है ना? हाँ, तो कितने चैप्टर है बायो में? क्या क्या आ रहा है? बायोटेक के दोनों और 5 6 चैप्टर। कितने चैप्टर? 6। यूट्यूब पे आज तो वो क्वेश्चंस कराऊंगा आनुवंशिकी के, खत्म। और कल से फिर वो आणविक जैविकी देखते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आज चैप्टर सवाल कराऊंगा 50 अच्छे अच्छे। ना इधर अच्छा नहीं करना। देखते हैं यार, अभी अपने पास इसके बाद 3 चैप्टर बाकी है मानव कार्यकी के। अभी आपका क्या क्या बाकी? 12th में क्या हो गया है? बस 12th पूरी। ओह, 12th पूरा। और 11th में मानव कार्यकी अपन कर लेंगे। पादप कार्यकी हो गई, कोशिका वाला यूनिट हो गया, तो सिर्फ वर्गीकरण बाकी है। हाँ, मतलब शुरुआत के 4-6 चैप्टर है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में? और फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना? उसमें बहुत बाकी है। पूरी 12th? ओहो, तो संडे क्लास लग रही है भी आपकी? ओह, फरवरी मार्च 3 महीने का सिलेबस और है अभी। SPDF, ऑर्गेनिक हो गई पूरी? ऑर्गेनिक फिजिकल? अच्छा, हाँ ये अच्छा। बन गया? एवोल्यूशन बाकी है 12th में सिर्फ। अच्छा, मानव स्वास्थ्य रोग भी हो गया। वो क्लास के बाद देख लेंगे अभी सारा एक साथ। 113। इसमें 4th ही करना है? नहीं, जेनेटिक डायग्नोसिस में एक से देख 113 का 4। अभी मैं कर दूंगा करेक्शन, मुझे बता देना, मैं करेक्शन करवा दूंगा। लास्ट में पूछ लेना सारे एक साथ। ये PCT समीपस कुंडलित नलिका है और DCT दूरस्थ कुंडलित नलिका है।
ठीक है ना, इसमें पॉइंट्स ऐड कर लेंगे क्या क्या। ठीक है, पहला एक मिनट, दो मैगी बना रहे हो आप, चलो 9-6 तक। बढ़िया बना रहे हैं यार। वो नीचे ऐसे मोमबत्ती जलेगी फिर दिखेगा, क्रिप्टो है, छुपा हुआ है। पेपर पेपर कैसा हुआ इस बार, पेपर कैसा हुआ, ठीक हुआ। ये बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा, माल्फीजियन का है। दोनों किस क्षेत्र में आएंगे, वल्कुट। बोमेन संपुट भी वल्कुट में आएगा, ग्लोमेरुलस भी वल्कुट में आएगा। ठीक है, अब लिखे पॉइंट्स। अच्छा अभी तो एक मिनट, संग्रह नलिका दोनों में आएगी। अभी आप देखेंगे संग्रह नलिकाओं को हम एक नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि कई सारे नेफ्रॉन के लिए एक संग्रह नलिका होती है। अभी पॉइंट्स लिखवा देता हूं इसमें। हाँ लिखेंगे, पहला रुधिर केशिकाओं के गुच्छे को, रुधिर केशिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। रुधिर केशिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। रुधिर केशिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बोमेन संपुट व ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट व ग्लोमेरुलस के संकुल को, बोमेन संपुट व ग्लोमेरुलस के संकुल को माल्फीजियन काय या रीनल कॉर्पसल्स कहा जाता है। बोमेन संपुट व ग्लोमेरुलस के संकुल को माल्फीजियन काय या रीनल कॉर्पसल्स कहा जाता है। बोमेन संपुट व ग्लोमेरुलस के संकुल को माल्फीजियन काय या रीनल कॉर्पसल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, माल्फीजियन काय, माल्फीजियन काय कॉमा समीपस्थ कुंडलित नलिका, माल्फीजियन काय समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी पीसीटी एवं दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी। माल्फीजियन काय समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी
एवं दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी सभी वल्कुट क्षेत्र में पाए जाते हैं। माल्फीजियन काय, पीसीटी व डीसीटी सभी वल्कुट क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल आ जाए कि किस भाग को नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता। तो संग्रह नलिका, क्योंकि कई सारे नेफ्रॉन के लिए क्या होती है, एक संग्रह नलिका। तो अगर आपके पास प्रश्न आ जाए किसे नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाएगा, संग्रह नलिका, तो एक और नोट लिख लेंगे नेक्स्ट। संग्रह नलिका, जिसको कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं, संग्रह नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता। संग्रह नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता। ठीक है, और आखिरी में लिख लेंगे एफरेंट आर्टीरियोल का व्यास एफरेंट आर्टीरियोल का व्यास या डायमीटर इफरेंट आर्टीरियोल से अधिक होता है। एफरेंट आर्टीरियोल का व्यास या डायमीटर इफरेंट आर्टीरियोल से अधिक होता है। आर्टीरियोल से अधिक होता है। ठीक है, अब देखो अपन ने कार्डियक आउटपुट देखा था। कार्डियक आउटपुट का मान कितना था, 5 लीटर। अपन ने देखा था कार्डियक आउटपुट या निकास अपन ने देखा था 1 मिनट में हृदय कितना रुधिर पंप करता है। तो कार्डियक आउटपुट लगभग कितना था हमारे पास, 5000 ml, या जिसको अपन ने कहा था 5 लीटर। अब किडनी को या वृक्क को प्रति मिनट कितना रुधिर मिलता है, 1100 से 1200 ml। तो किडनीज को 1100 से 1200 ml प्रति मिनट, ये रुधिर किसको मिलता है, किडनीज को। अब किडनीज को 1100 से 1200 ml रुधिर पर मिनट मिलता है, तो ये कार्डियक आउटपुट का कितना हो गया, 1/5 भाग, या जिसको हम कह सकते हैं 20%। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, एनसीईआरटी में दे रखी है कि किडनीज को कितना रुधिर प्रति मिनट मिलेगा, 1100 से 1200 ml रुधिर प्रति मिनट मिलेगा, जो कार्डियक निकास का कितना है, 1/5वां हिस्सा। और किडनी को हम कहते हैं रीनल, तो इसे हम किस नाम से जान सकते हैं, रीनल ब्लड फ्लो। रीनल का मतलब है किडनी से संबंधित। तो किडनी को 1100 से 1200 ml रुधिर मिलेगा, जो कार्डियक आउटपुट का कितना भाग है, 1/5 या 1/5 भाग है, और इसी को किस नाम से जाना जाता है, रीनल ब्लड फ्लो। तो लिखेंगे किडनीज को प्रति मिनट, लास्ट लाइन मैंने बोली थी एफरेंट आर्टीरियोल का व्यास इफरेंट आर्टीरियोल से अधिक होता है। हाँ, फिर नेक्स्ट वन लिखेंगे किडनीज को प्रति मिनट 1100 से 1200 ml रुधिर प्राप्त होता है। किडनीज को प्रति मिनट 1100 से 1200 ml रुधिर प्राप्त होता है। इसे रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं। इसे रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं, और यह कार्डियक आउटपुट का
और इसे कार्डियक आउटपुट का, और यह कार्डियक आउटपुट का 1/5 भाग या 20% होता है। इसे रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं और यह कार्डियक आउटपुट का 1/5 भाग या 20% होता है। इसका मतलब अब ये जो रुधिर 1100 से 1200 ml रुधिर किडनी को मिल रहा है, किडनी इसी रुधिर का क्या करेंगे, निस्यंदन, और इसी निस्यंदन से क्या बनेगा आपके पास, मूत्र। तो अब हेडिंग डाल देंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। ठीक है, तो अब हमारे पास मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, या जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब पहली चीज आपको ध्यान में रखना है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में हमारे पास 3 पद आएंगे। ठीक है, तो मूत्र निर्माण के क्रियाविधि की हम बात करें तो मूत्र निर्माण के क्रियाविधि में 3 पद हम पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे कहते हैं परानिस्यंदन, रीएब्जॉर्प्शन जिसे कहेंगे पुनः अवशोषण, और तीसरा है स्त्रावन यानी सिक्रीशन। ठीक है, अब मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में ये 3 पद हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे। पहला पद आपके पास क्या हो गया, परानिस्यंदन। निस्यंदन का मतलब है बेसिकली आपको रुधिर को छानना है। अब 1 मिनट, कैसे, ये लिख लिया। अब 1 मिनट, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट में कौन रुधिर लेकर आएगा, ये बड़ा, जिसे हमने क्या कहा था, एफरेंट आर्टीरियोल रुधिर लेकर आएगा। ये रुधिर केशिकाओं के गुच्छे यानी ग्लोमेरुलस में, और इससे वापस क्या निकलेगी आपके पास, इफरेंट आर्टीरियो।
तो इसका मतलब यह है कि रुधिर कहां से आया, एफरेंट आर्टेरियोल से कहां पर आया, ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस के अंदर जो रुधिर है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो रुधिर है वो छन के कहां आएगा, बोमेन संपुट में। और जब आपके पास रुधिर ग्लोमेरुलस से छन कर कहां आ जाता है, बोमेन संपुट में, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो पहला पद जो हमारे पास है मूत्र निर्माण में, पहले पद को अपन ने क्या नाम दे दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, परानिस्यंदन। तो परानिस्यंदन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जब रुधिर कहां पर है, ग्लोमेरुलस में, रुधिर जो ग्लोमेरुलस में है वो छन के कहां आ जाता है, बोमेन संपुट में। दूसरी चीज, जब रुधिर छनता है तो इस प्रक्रिया को परानिस्यंदन इसलिए कहते हैं क्योंकि संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। रुधिर कोशिकाएं फिल्टर नहीं होती, रुधिर कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु, इनकी साइज बड़ी होती है और रुधिर कोशिकाएं नहीं छनेंगी, छनेगा क्या, रुधिर प्लाज्मा। तो इसका मतलब जब आपके पास निस्यंद बनेगा, निस्यंद या जिसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, तो निस्यंद किससे बनेगा, रुधिर प्लाज्मा से। तो इसका मतलब रुधिर प्लाज्मा में जितनी भी चीजें हैं, किसको छोड़कर, प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़कर पूरा का पूरा रुधिर प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। तो पहला चीज आपको ध्यान में रखना है, परानिस्यंदन का मतलब क्या है, परानिस्यंदन का मतलब है रुधिर जो ग्लोमेरुलस में था वो छनकर कहां आ गया, बोमेन संपुट में। परानिस्यंदन क्यों कहा, क्योंकि इसमें संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा में क्या क्या था, जल था, ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल, यूरिया, जो जो पदार्थ थे, और सिवाय किसके, प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर सारा का सारा रुधिर प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। अब दूसरा सवाल आता है, सर प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर हो रहे। तो अब याद रखना, प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर हो रहे, इसका कारण यह है, प्लाज्मा प्रोटीन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्लाज्मा प्रोटीन पर कैसा चार्ज होगा, ऋणात्मक। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थे उन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा, जब ब्लड छन रहा है, देखो ब्लड छन रहा है तो 3 झिल्ली काम कर रही है, मतलब छन्नी। एक तो कौन सी है, ये बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला, ये बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला है। फिर ये ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम, याद करो ग्लोमेरुलस रुधिर केशिका है और रुधिर केशिका के स्तर को क्या कहते थे, एंडोथीलियम। और दोनों के बीच में आधारीय झिल्ली होगी। तो बेसिकली अपन रुधिर को छान रहे हैं, रुधिर छनेगा तो एक छन्नी के माध्यम से। छन्नी कितनी परत से बनी हुई है, 3 परत से, ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम, बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला और दोनों के बीच की आधारीय झिल्ली। अब ये जो आधारीय झिल्ली होती है इस पर भी कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक। आधारीय झिल्ली पर भी ऋणात्मक आवेश है, प्लाज्मा प्रोटीन पर भी ऋणात्मक आवेश है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण, रिपल्शन होता है और इस कारण प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाते। बहुत जगह बताया जाता है कि प्लाज्मा प्रोटीन की साइज बड़ी है इसलिए वो फिल्टर नहीं होते, वो कारण नहीं है। साइज रुधिर कोशिकाओं की बड़ी होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, बिंबाणु, इनकी साइज बड़ी है, ये फिल्टर नहीं हो सकते। प्लाज्मा प्रोटीन तो बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्टर क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इन पर ऋणात्मक आवेश है और आधारीय झिल्ली पर भी ऋणात्मक आवेश है। प्रतिकर्षण के कारण प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाते। ठीक, दूसरी चीज, ये तो एक चीज हुई। अब परानिस्यंदन में या इस परानिस्यंदन को प्रेरित करने में कितने कारक काम करेंगे, 2 कारक। परानिस्यंदन को प्रेरित करने में कितने कारक काम करेंगे, 2। पहला कारक तो अपन ने देख लिया, ये निस्यंद झिल्ली, ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। अब निस्यंद झिल्ली कितने से बनी हुई है, 3 स्तर से बनी हुई है। कौन कौन से,
बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला, इनर एपिथीलियम, ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम अंतःकला, और दोनों के बीच की आधारीय झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला कारक जो परानिस्यंदन को प्रेरित करेगा वो ये 3 परत है। आधारीय झिल्ली पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश, जो प्लाज्मा प्रोटीन को नहीं निकलने देता। ये तो ठीक है। अब बोमेन संपुट की जो आंतरिक उपकला है, इसमें पतले पतले अंगुली नुमा कोशिकाएं होती हैं, और इनमें पतली पतली अंगुली नुमा कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। तो यह भी सवाल आता है, पोडोसाइट्स क्या हैं? पोडोसाइट्स पतली पतली अंगुली नुमा कोशिकाएं हैं। कहां पर मिलेंगी? बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला पर। दूसरा, ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम कहते हैं फेनेस्ट्रा। आप देखो, जब आप पानी को छानते हो तो छन्नी की खासियत क्या होती है? ये छन्नी में ऐसे छेद होते हैं, जाली जिसे आप कहते हो, इसी के द्वारा तो पानी छनता है। तो यहां पर भी ऐसे छन्नी चाहिए। छन्नी मतलब छोटे छोटे छेद होने चाहिए, और छेद के बाहर ऐसे अंगुली नुमा संरचनाएं होनी चाहिए। तो पोडोसाइट्स ये अंगुली नुमा कोशिकाएं हैं, और इनके बीच बीच में ये ग्लोमेरुलस के आपके पास क्या है? फेनेस्ट्रे या छेद। ये एनसीईआरटी कहती है ये दोनों मिलकर एक जाली, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स, छोटी छोटी जाली बनाती हैं, और इस जाली के कारण रुधिर प्लाज्मा फिल्टर होकर बोमेन संपुट में आ जाता है। पहली प्रक्रिया है, हमको मूत्र निर्माण करना है। मूत्र का निर्माण कहां से होगा? रुधिर से होगा। सबसे पहले उस रुधिर को आप छानोगे। कहां से कहां छनेगा? ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में छनेगा। अब हमें पता है रुधिर कोशिकाएं तो नहीं छनेंगी, केवल क्या छनेगा? रुधिर प्लाज्मा, और संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा छन जाएगा सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन के। अब अपन देख रहे हैं 2 कारक काम करेंगे। पहला कारक है, जब रुधिर छनेगा तो आपके पास झिल्ली चाहिए, जिसको अपन ने कह दिया नीसियन झिल्ली। कितने स्तर से बनी हुई है? 3। इसकी खासियत है ये ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश आता है ग्लाइकोप्रोटीन्स के कारण। आधारीय झिल्ली ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, जिस पर ऋणात्मक आवेश है। फिर बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला पर कौन सी कोशिकाएं हैं? अंगुली नुमा पोडोसाइट्स। ग्लोमेरुलस के एंडोथीलियम में छोटे छोटे छेद हैं, जिसे कहते हैं फेनेस्ट्रे। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाली, जिसे कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, और इस जाली के द्वारा रुधिर प्लाज्मा छन जाता है। यह तो पहला कारक हुआ। दूसरा कारक जो नीसियंद को प्रेरित करता है वो होता है नीसियंद दाब, या जिसे हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब ये आपको अभी वाली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट आपको फिर भी ध्यान में रखना है, पुरानी एनसीईआरटी में है। एनएफपी को मतलब मैंने कह दिया नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये क्या है? इसका सूत्र होता है हमारे पास GHP माइनस COP प्लस CHP। एक एक करके। GHP का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। COP का फुल फॉर्म होता है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और CHP का फुल फॉर्म होता है कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये क्या क्या है? बहुत आसान है, सिंपल तरीके से समझना है। रुधिर छन रहा है। जब रुधिर छन रहा है, इसका मतलब रुधिर ग्लोमेरुलस से छनकर बोमेन संपुट में आ रहा है। इसका मतलब रुधिर जब ग्लोमेरुलस में प्रवाहित हो रहा है, तो रुधिर जब ग्लोमेरुलस में प्रवाहित हो रहा है तो एक दाब में प्रवाहित होगा। रुधिर दाब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? रुधिर जब रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित हो रहा है तो एक दाब के साथ प्रवाहित हो रहा है। तो वो दाब अगर ग्लोमेरुलस में है
ग्लोमेरुलस रुधिर केशिकाएं हैं, उसमें रुधिर का प्रवाह, उसमें रुधिर का प्रवाह क्या कहलाता है? दाब। रुधिर जो है वो ग्लोमेरुलस में प्रवाहित हो रहा है, उस दाब को क्या कह देते हैं? जीएचपी। देखो इसका नाम ही क्या है? ग्लोमेरुलर। मतलब ये दाब आपको कहां मिलेगा? ग्लोमेरुलस में। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब रुधिर दाब किसमें? ग्लोमेरुलस में। तो जितना ज्यादा ये दाब होगा, मतलब आप देखो ना, आप जितना जोर से पानी डालोगे उतना ज्यादा पानी छनेगा। तो जितना जोर से मतलब जितना ग्लोमेरुलस में रुधिर दाब ज्यादा होगा उतना ज्यादा निस्यंद होगा। अब कौन सी चीज फिल्टर नहीं हो रही? प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं हो रहे, तो प्लाज्मा प्रोटीन का जो दाब होगा वो उस दाब का समर्थन करेगा या विरोध करेगा? विरोध करेगा, क्योंकि वो खुद तो फिल्टर हो नहीं रहा। तो माइनस सीओपी का मतलब है ये कौन सा दाब है? सिंपल प्लाज्मा प्रोटीन का। तो प्लाज्मा प्रोटीन के कारण जो दाब होता है उसे कहते हैं सीओपी। ये विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि खुद निस्यंद नहीं बना रहा। तीसरा, जैसे जैसे आपका रुधिर फिल्टर होगा, जैसे जैसे रुधिर फिल्टर होगा वैसे वैसे निस्यंद किस में आएगा? बोमेन संपुट में। अब एक सिंपल सी बात है, एक ग्लास में आप पानी छान रहे हो, पानी छानकर ग्लास में आ रहा है और ग्लास भरती जा रही है। जैसे जैसे ग्लास भर रही है और ज्यादा पानी छनकर आएगा या कम पानी आएगा? कम पानी आएगा, क्योंकि ग्लास भर रही है। जैसे जैसे बोमेन संपुट निस्यंद से भर रहा है और नया निस्यंद ज्यादा आएगा या कम आएगा? मतलब बोमेन संपुट में जो निस्यंद है वो इस निस्यंदन के समर्थन में काम करेगा या विरोध में? विरोध में। उस दाब को क्या कह दिया? कैप्स्यूलर। कैप्स्यूलर का मतलब है ये कौन सा दाब है? बोमेन संपुट में निस्यंद का दाब। ठीक है, तीन नाम है अंग्रेजी के, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है रुधिर किस में प्रवाहित हो रहा है? ग्लोमेरुलस में। तो रुधिर जब ग्लोमेरुलस में प्रवाहित हो रहा है तो उसके दाब को क्या कहेंगे? जीएचपी। अब कौन कौन से दाब इसका विरोध करेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि वो निस्यंद हो नहीं रहे, वो उसका विरोध करेंगे। और निस्यंद जो कहां बन रहा है? बोमेन संपुट में, वो भी इसका विरोध करेगा। तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग होती है, इसकी वैल्यू लगभग 60 से 70 होती है। इसकी वैल्यू लगभग लगभग 32 होती है। इसकी वैल्यू लगभग लगभग 18 होती है। तो आपके पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से 20 mmHg। और इतना दाब पर्याप्त होता है रुधिर को बोमेन संपुट में फिल्टर करने के लिए। दो चीजें अपन ने देखी। अपन ने देखी है कि रुधिर ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में आ जाए, इसको प्रेरित करने में दो कारक काम करेंगे। एक छन्नी अपन ने देख ली, और छन्नी के बाद अपन ने निस्यंद दाब देख लिया। जब रुधिर ग्लोमेरुलस में प्रवाहित हो रहा है तो उस दाब को अपन ने कहा जीएचपी। ये दाब जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा निस्यंद दाब होगा। इसके विरोध में दो काम करेंगे। इसके विरोध में प्लाज्मा प्रोटीन का दाब काम करेगा, जिसको सीओपी कह दिया, और बोमेन संपुट में निस्यंद का दाब काम करेगा, जिसको सीएचपी कह दिया। और यह दाब आएगा लगभग 10 से 20 mmHg। यह इतना पर्याप्त है ताकि निस्यंद बन सके। अंत में इसमें क्या आता है? एनसीईआरटी में दे रखा है जीएफआर, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर निस्यंद दर या फिल्ट्रेशन रेट। वही 1 मिनट में दोनों किडनीज मिलाकर कितना ब्लड फिल्टर करती है। तो 1 मिनट में किडनीज कितने ब्लड को फिल्टर करती है? 125 ml पर मिनट। ये एक किडनी का मान नहीं है, दोनों किडनी का मिलाकर है। तो दोनों किडनी मिलाकर पर मिनट, प्रति मिनट कितना रुधिर फिल्टर करती है? 125 ml। इस हिसाब से एक दिन में कितना हो गया? 180 लीटर पर डे।
मतलब आप एक दिन में 180 लीटर सुसु करते हो? जीवन में एक ही बार कर पाओगे? फिर 1 से 1.5 लीटर मूत्र ही निष्कासित होती है, लेकिन बन कितना रहा है? 180 लीटर पर डे। इसका मतलब जितना नीसियन बन रहा है उसका 99% वापस पुनः अवशोषित हो जाता है। तो अभी अपन ने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में केवल कौन सा कारक देखा है? परानिस्यंदन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लिखेंगे। पहला पद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन। इसमें लिख लेंगे रुधिर का ग्लोमेरुलस से रुधिर का ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में स्थानांतरण निस्यंदन कहलाता है। रुधिर का ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में स्थानांतरण निस्यंदन कहलाता है। निस्यंदन कहलाता है। इस प्रक्रिया में संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ इस प्रक्रिया में संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा ब्रैकेट में प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ निस्यंदित हो जाता है। ठीक है, ये लिख लेंगे निस्यन बराबर रुधिर प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स। रुधिर प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स। यहां पे इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स ऋणात्मक आवेश के कारण निस्यंदित नहीं होते। प्लाज्मा प्रोटीन्स ऋणात्मक आवेश के कारण निस्यंदित नहीं होते। ठीक है, फिर नेक्स्ट परानिस्यंदन को प्रेरित करने वाले कारक। परानिस्यंदन को प्रेरित करने वाले कारक पहला नीसियन झिल्ली। पहला नीसियन झिल्ली, इसमें लिख लेंगे नीसियन झिल्ली में
नीसियन झिल्ली में बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला, नीसियन झिल्ली में बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला, कॉमा ग्लोमेरुलस की अंतःकला या एंडोथीलियम, ग्लोमेरुलस की अंतःकला या एंडोथीलियम एवं दोनों के मध्य की आधारीय झिल्ली सम्मिलित होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला में बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला में अंगुली नुमा कोशिकाएं आंतरिक उपकला में अंगुली नुमा कोशिकाएं पोडोसाइट्स पाई जाती हैं। अंगुली नुमा कोशिकाएं पोडोसाइट्स पाई जाती हैं तथा ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम में अंतःकला या एंडोथीलियम में फेनेस्ट्रे नामक छिद्र पाए जाते हैं। फेनेस्ट्रे नामक छिद्र पाए जाते हैं। यह सम्मिलित होकर फिल्ट्रेशन स्लिट्स का निर्माण करते हैं। फिल्ट्रेशन स्लिट्स मतलब जाली। यह सम्मिलित होकर फिल्ट्रेशन स्लिट्स का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा निस्यंद होता है। जिसके द्वारा निस्यंद होता है। ठीक है, तो पहला कारक तो हो गया नीसियन झिल्ली, फिर दूसरा आएगा नीसियन दाब, यूं कहीं लिख लेंगे।
ठीक है, जीएचपी किसके कारण है? ग्लोमेरुलस में जो रुधिर दाब है। सीओपी किसके कारण है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। और सीएचपी किसके कारण है? बोमेन संपुट में नीसियन का दाब। लिख लिया? फिर जीएफआर, जीएफआर ठीक है भाई। जीएफआर ग्लोमेरुलर नीसियन दर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनीज द्वारा प्रति मिनट, किडनीज द्वारा प्रति मिनट नीसियन किया गया रुधिर का मान। किडनीज के द्वारा प्रति मिनट नीसियन किया गया रुधिर का मान जीएफआर कहलाता है। जीएफआर का मान क्या है फिर? 125 ml प्रति मिनट। जीएफआर का मान 125 ml प्रति मिनट, यानी अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन। अब इसका मतलब नीसियन बन तो रहा है प्रतिदिन 180 लीटर, लेकिन इसका 99% अब वापस क्या होगा? पुनः अवशोषित हो जाएगा। लिख लेंगे, अतः 99% नीसियन, अतः 99% नीसियन का पुनः अवशोषण देखा जाता है। 99% नीसियन का पुनः अवशोषण देखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में दूसरा पद कौन सा आ गया? पुनः अवशोषण। अब देखो, पुनः अवशोषण में हमको पहली चीज तो यह मालूम है कि कितना प्रतिशत नीसियंत का पुनः अवशोषण हो रहा है। 99% नीसियंत का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों से होगा। अब देखो, पुनः अवशोषण मुख्य रूप से कहां कहां से होगा? पीसीटी से होगा, डीसीटी से होगा और सीडी संग्रह नलिका से होगा। पुनः अवशोषण में समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका,
संग्रह नलिका से पुनः अवशोषण होगा, मतलब न्यूनतम पुनः अवशोषण या नहीं के बराबर पुनः अवशोषण हेनले के लूप से। हेनले का लूप अपन देखेंगे काउंटर करंट में होगा, बट अगर सवाल आ जाए पुनः अवशोषण 99% नीशियन का पुनः अवशोषण कहां से होगा, पीसीटी डीसीटी संग्रह नलिका, न्यूनतम पुनः अवशोषण हेनले का लूप और सर्वाधिक पुनः अवशोषण पीसीटी। सर्वाधिक पुनः अवशोषण कहां से होगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका से, न्यूनतम पुनः अवशोषण कहां से होगा, हेनले के लूप से। पहले दूसरी चीज, अगर पीसीटी से सर्वाधिक पुनः अवशोषण होना है तो सर्वाधिक पुनः अवशोषण के लिए इसका क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए रसांकुर, सूक्ष्म रसांकुर होते हैं, तो इसकी उपकला कैसी होती है, ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला। घनाकार उपकला को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो पीसीटी में क्या पाए जाते हैं, रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। इस कारण इसकी उपकला को क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला। इससे इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पुनः अवशोषण ज्यादा से ज्यादा होगा। तो सर्वाधिक पुनः अवशोषण कहां से होगा, पीसीटी से। अब सर्वाधिक का मतलब है लगभग सभी पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ रुधिर में कौन कौन से थे, ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल। तो ग्लूकोज और अमाइनो अम्ल का पूरा पुनः अवशोषण कहां से होगा, पीसीटी से। सभी पोषक पदार्थों का पुनः अवशोषण पीसीटी से, और 70 से 80% जल व खनिज। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस। मुख्य रूप से कौन कौन से, सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस। तो सर्वाधिक पुनः अवशोषण कहां से होगा, पीसीटी। सारा ग्लूकोज, सारा अमीनो अम्ल कहां से पुनः अवशोषित हो जाएगा, पीसीटी। 70 से 80% जल और लवण का पुनः अवशोषण भी कहां से होगा, पीसीटी। और यह पुनः अवशोषण हमेशा होता है, मतलब यह कैसा पुनः अवशोषण है, अविकल्पी, ऑब्लिगेटरी। ऐसा हमेशा होना है, ऐसा नहीं है कि आवश्यकता अनुसार या कभी कम कभी ज्यादा, नहीं। 70 से 80% जल और खनिज और सारे के सारे पोषक पदार्थों का पुनः अवशोषण हमेशा अविकल्पी रूप से कहां होगा, पीसीटी। अब अगर आपको इससे भी ज्यादा जल का पुनः अवशोषण करना है, इससे भी ज्यादा लवण का पुनः अवशोषण करना है और भी करना है, तो आवश्यकता अनुसार विकल्पी रूप से, कंडीशन के रूप से जल और खनिज का पुनः अवशोषण और कहां से होगा, डीसीटी। लेकिन डीसीटी हार्मोन्स पे निर्भर करता है। मान लो आपके शरीर में जल की बहुत ज्यादा कमी है, तो आपको ज्यादा जल का अवशोषण करना है। 70 से 80% से भी ज्यादा जल अवशोषित करना है, तो बचा कुचा जल कहां से अवशोषित होगा, डीसीटी। मान लो लवण का अवशोषण करना है, तो आवश्यकता अनुसार विकल्पी रूप से पुनः अवशोषण कहां से होगा, डीसीटी। और संग्रह नलिका से और किसका पुनः अवशोषण होगा, जल का। केवल जल का पुनः अवशोषण सवाल आ जाए कि कौन सा हिस्सा है जिससे केवल जल का पुनः अवशोषण होगा, केवल जल, संग्रह नलिका। आवश्यकता अनुसार, कंडीशन के आधार पर जल और लवण का पुनः अवशोषण, डीसीटी। और सर्वाधिक आ जाए, सर्वाधिक जल का पुनः अवशोषण, सर्वाधिक लवण का पुनः अवशोषण, सर्वाधिक पोषक पदार्थों का पुनः अवशोषण, तो सब कहां से होंगे, पीसीटी। और अंत में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम आयंस। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयंस, तीनों का पुनः अवशोषण सक्रिय रूप से होगा, ऊर्जा लगेगी। और क्लोराइड है, जल है, कोई नाइट्रोजन पदार्थ हैं, उनका पुनः अवशोषण निष्क्रिय रूप से होगा। उनके पुनः अवशोषण के लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या क्या याद रखना है, पुनः अवशोषण में कितना प्रतिशत नीशियन का पुनः अवशोषण हो रहा है, 99%। नेफ्रॉन के कौन कौन से हिस्से से हो रहा है, पीसीटी, डीसीटी, संग्रह नलिका। न्यूनतम पुनः अवशोषण हेनले का लूप, सर्वाधिक पुनः अवशोषण पीसीटी। इसके लिए खासियत, रसांकुर के कारण ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अविकल्पी रूप से हमेशा सारा ग्लूकोज, सारा अमीनो अम्ल,
70 से 80% जल इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनः अवशोषण पीसीटी, आवश्यकता अनुसार डीसीटी, और केवल जल का पुनः अवशोषण संग्रह नलिका। फिर फाइनली ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल, सोडियम आयन का पुनः अवशोषण सक्रिय रूप से, और क्लोराइड, जल और नाइट्रोजन पदार्थों का पुनः अवशोषण निष्क्रिय रूप से होगा। लिखेंगे तो पुनः अवशोषण इसमें लिख लेंगे लगभग 99% निस्यंद लगभग 99% निस्यंद का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के पीसीटी, डीसीटी व संग्रह नलिका से होता है। लगभग 99% निस्यंद का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के पीसीटी, डीसीटी व संग्रह नलिका से होता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे न्यूनतम पुनः अवशोषण हेनले के लूप से होता है। न्यूनतम पुनः अवशोषण हेनले के लूप से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक पुनः अवशोषण पीसीटी से होता है। सर्वाधिक पुनः अवशोषण पीसीटी से होता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे इस कारण इसमें रसांकुर युक्त इनमें रसांकुर युक्त ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला पाई जाती है। इस कारण इनमें रसांकुर युक्त ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग सभी पोषक पदार्थ ब्रैकेट में ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल, लगभग सभी पोषक पदार्थ ब्रैकेट में ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल एवं 70 से 80% जल व इलेक्ट्रोलाइट्स। लगभग सभी पोषक पदार्थ ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल एवं 70 से 80% जल व इलेक्ट्रोलाइट्स। 70 से 80% जल व इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रैकेट में सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस। सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस का पुनः अवशोषण पीसीटी से होता है। का पुनः अवशोषण पीसीटी से होता है। ब्रैकेट में अविकल्पी पुनः अवशोषण। अविकल्पी पुनः अवशोषण
फिर नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकता अनुसार जल व लवण का पुनः अवशोषण। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकता अनुसार जल व लवण का पुनः अवशोषण डीसीटी से होता है। आवश्यकता अनुसार जल व लवण का पुनः अवशोषण डीसीटी से होता है। मतलब ब्रैकेट में हार्मोन्स द्वारा नियमित, में हार्मोन्स द्वारा नियमित। और नेक्स्ट में जल का पुनः अवशोषण संग्रह नलिका से होता है। जल का पुनः अवशोषण संग्रह नलिका से होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व सोडियम आयंस। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व सोडियम आयंस का पुनः अवशोषण। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व सोडियम आयंस का पुनः अवशोषण सक्रिय रूप से होता है। सक्रिय रूप से होता है, जबकि जल, नाइट्रोजन पदार्थ, जबकि जल, नाइट्रोजन पदार्थ व क्लोराइड आयंस, जल, नाइट्रोजन पदार्थ एवं क्लोराइड आयंस का पुनः अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है। ठीक है, तो 99% जो नीसियन बना उसको अपन ने पुनः अवशोषित कर लिया। अब आखिरी पद मूत्र निर्माण में क्या आता है? स्त्रावन। अब स्त्रावन देखो, अगर हमारे रुधिर में H+, K+ या अमोनियम आयंस की मात्रा बढ़ जाती है, रुधिर में ज्यादा H+ मतलब ज्यादा अम्ल भी खराब है, ज्यादा K+ और ज्यादा अमोनियम आयंस, इन तीनों की अधिक मात्रा शरीर में विषाक्त या टॉक्सिक होती है। तो अगर रुधिर में इन तीनों की मात्रा ज्यादा हो गई तो इनको क्या करना पड़ेगा? मूत्र में निष्कासित करना पड़ेगा। और इनका निष्कासन करने में भी कौन से क्षेत्र काम करते हैं? पीसीटी, डीसीटी, संग्रह नलिका। इन तीनों के माध्यम से H+, K+ और अमोनियम आयंस को मूत्र में उत्सर्जित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्त्रावन। और इसी के कारण शरीर का क्या बना रहता है? परासरण नियमन। तो परासरण नियमन बनाने के लिए, शरीर में आयनिक संतुलन बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा अम्ल, जरूरत से ज्यादा पोटेशियम, जरूरत से ज्यादा अमोनियम आयंस हानिकारक होते हैं। तो अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो गई है तो इनको रुधिर से पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट कहां पे निष्कासित करते हैं? मूत्र में। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्त्रावन। तीसरा स्त्रावन या सिक्रीशन, इसमें लिखेंगे पीसीटी, डीसीटी व संग्रह नलिका। पीसीटी, डीसीटी व संग्रह नलिका के द्वारा H+, K+ व अमोनियम आयंस के द्वारा H+, K+
व अमोनियम आयंस का मूत्र में निष्कासन। H+ K+ व अमोनियम आयंस का मूत्र में निष्कासन स्त्रावन कहलाता है। और ब्रैकेट में लिखेंगे परासरण नियमन हेतु। परासरण नियमन हेतु। तो इसका मतलब ये जो यूरिन आउटपुट यानी जो आपके पास मूत्र निर्माण हो रहा है, इसमें आपके पास क्या होता है? परानिस्यंदन। सबसे पहले तो आपने ब्लड को छान लिया, उसके बाद आपने 99% भाग को तो क्या कर लिया? उसका आपने कर लिया पुनः अवशोषण। तो परानिस्यंदन में से 99% क्या हो गया? पुनः अवशोषित। और उसके बाद आपने क्या कर दिया? स्त्रावन। तो ये आपके पास क्या बन गया? यूरिन आउटपुट। परानिस्यंदन में हमको पता है क्या किया अपन ने? परानिस्यंदन में संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, पूरा रुधिर प्लाज्मा अपन ने परानिस्यंदन कर लिया। उसके बाद आपने पुनः अवशोषण किस किस का? जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस, इनका आपने क्या कर लिया? पुनः अवशोषण। और स्त्रावन किसका किया? H+, K+ और अमोनियम आयंस का। हाँ भाई, पेपर देखो कौन सा हो। कौन सा सवाल? 161। Which of the following is absorbed in ileum? Bile salts लिखा है भाई। इलियम में बाइल सॉल्ट्स और विटामिन B12 का अवशोषण होता है। गैस्ट्रोएंटेरोजन हार्मोन इंसुलिन के स्त्रावन को प्रेरित करने वाला हार्मोन तो अभी अपन ने यार पढ़े नहीं ना यार। बाकी ये पैंक्रियाटिक में अपन आगे पढ़े, सिक्रीट ये तो आगे आएगा। अभी इसमें देखो गैस्ट्रिन जो होता है वो किसको स्टिमुलेट करता है? जठर रस के स्त्रावन को प्रेरित करता है। सीसी के जो होता है कोलिसिस्टोकाइनिन वो पित्ताशय को प्रेरित करता है आपके पास। अब जीआईपी जो होता है वो गैस्ट्रिक इनहिबिट जठर रस के स्त्रावन को रोक देता है। सिक्रिटिन जो है वो अग्नाशय पर प्रभाव डालता है। इसमें से तो आप आंसर यही करोगे तीसरा, और क्या? ठीक है, हार्मोन से देख लेंगे। हाँ कोई दिक्कत। आगे हाँ, पर ये अब करा अपन वो हार्मोन्स की क्रियाविधि बढ़ेंगे, इंसुलिन उसमें देख लेंगे। हाँ तो करेक्शन हो जाएगा। 124 इज नॉट अ डॉली। डॉली एनिमल क्लोनिंग का उदाहरण है। क्लोन जीएमओ नहीं होता। अब देखो गोल्डन राइस और रोजी ये तो मालूम है आपको कि ट्रांसजेनिक जंतु है। अब भाई गोल्डन राइस जीएमओ है, जीएम पादप है, और रोजी भी जीएम या ट्रांसजेनिक जंतु है। अब डॉगी में डाउट है कि सर डॉगी अपन ने पढ़ा है कि नहीं है, लेकिन चौथा डॉली अपन को पता है किसका उदाहरण है? एनिमल क्लोनिंग का। क्लोन बनाया उसका, वो जीएम, उसमें कोई बाह्य जीन या उसके डीएनए को थोड़ी रूपांतरित किया गया। तो अगर डॉगी के बारे में नहीं भी मालूम तो भी आंसर आपको पता होना चाहिए डॉली। डॉली एनिमल क्लोनिंग का उदाहरण है, जीएम पादप या जीएम जंतु का उदाहरण नहीं है। फोर्थ
नहीं है, 124 का फोर्थ है, आंसर की में थर्ड दे रखा है, तो ऐसे क्या कर रहे हो यार, फोर्थ ही है। एनिमल नहीं, जीव पूछा है बेटा। ब्लू बेबी सिंड्रोम का उपचार क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब है जल में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो गई, वो कम कर दो। हाँ, 126, नॉट अ बेनिफिट। सेकंड, ट्रांसजेनिक जंतु से बीमारियों का पहचान कैसे करोगे? अध्ययन कर सकते हो यार, पहचान के लिए तो आणविक निदान होता है। आणविक निदान में 3, पुनर्योजक डीएनए तकनीक, एलाइजा, पीसीआर और प्रोब्स। कौन सा? एक 122। आप समझो इसमें सिर्फ फर्स्ट ही जाएगा, सेकंड क्यों गलत है? ट्रांसजेनिक गाउ रोजी जो है वो हाई फैट देती है, प्रोटीन देती है? क्या यार, अरे पलक जी एनिमल नहीं पूछा, कहां पूछा एनिमल यार? विच ऑफ द कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित जीव नहीं है पूछा है, जंतु कहां, जीव ऑर्गेनिज्म पूछा है। एक मिनट, 113 देख रहे हैं, 113 बता दिया मैंने, 113 का आंसर फोर्थ है। यहां करे 113 का फोर्थ, 164। एक मिनट, 111 पहले आ जाएगा। मैक्सिमम एप्लीकेशन, अभी तो ये सबसे अधिक तो वैक्सीन, इंसुलिन कितनी बार बनाओगे? एक बार। इंटर वैक्सीन तो हर नई वैक्सीन चाहिए, हर बार नई टीका चाहिए ना यार, वैक्सीन। 164, एंटेरोगैस्ट्रॉन सेकंड, जीआईपी क्या? एक 105, सभी कोशिकाओं में ट्रांसजेनिक जंतु, ट्रांसजेनिक पादप का मतलब आपने जो जीन डाली है वो सभी कोशिकाओं में होगी। भ्रूणी अवस्था में डालते हैं, ऐसा तो नहीं एक ही कोशिक, ऐसा तो नहीं त्वचा में पुनर्योजक डीएनए और बाकी में नहीं है, सभी में। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। 128, 128 बायो यार, क्या यार, इस पे क्या पूछ रहे हो आप? आपने जानवर चुला लिया, वो बायोपायरेसी है। घर से बाहर कुत्ता चोरी हो गया, बायोपायरेसी है। क्या मजे ले रहे हो यार? चौथा, आज्ञा के बिना जैव संसाधनों का दुरुपयोग, 150।